जय हिंद दोस्तों, मैं हृदय शर्मा। दोस्तों, बुलंद हिंदी MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, तो हम ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए देखते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि हो जाता है अपने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, जिसका नाम है आर्य सभ्यता। दोस्तों, आर्य सभ्यता जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों लगभग हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वह मुख्य परीक्षा हो। तो इस दृष्टि से ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, जो आर्य सभ्यता है, इस आर्य सभ्यता का समयकाल 1500 BC से लेके 600 BC तक माना जाता है। हालांकि इसको हम आगे जाके दो भागों में डिवाइड कर देंगे, लेकिन अभी आप इतना देखिए कि इसका समयकाल कब से कब तक माना जाता है, 1500 से 600। तो दोस्तों, हम इसके सामान्य परिचय को जान लेते हैं कि आर्य सभ्यता क्या थी, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में सामान्य परिचय जान लेते हैं हम। तो दोस्तों, आर्य सभ्यता, दोस्तों आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो आर्य सभ्यता है, इसका जो विकास है वो कहीं ना कहीं आर्यों ने किया था। आर्य सभ्यता का विकास आर्यों ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आर्य सभ्यता। ये आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, तो इसलिए इसका नाम पड़ा आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता क्या है? आर्य सभ्यता ये देख लिया हमने कि इसका विकास था वो आर्यों ने किया, इसलिए इसका नाम आर्य सभ्यता पड़ गया। दोस्तों, जो आर्य लोग थे, कहते हैं ये प्रारंभ में पूर्वी अफगानिस्तान, जो आपको पूर्वी अफगानिस्तान पड़ता है वहाँ से, कहते हैं पूर्वी अफगानिस्तान, जो अपना उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, पंजाब होते हुए वहाँ से आए थे ये लोग। जो आ रहे थे पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब, उस पार्ट से आर्यों का आगमन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, वहाँ से आर्य आए थे। ठीक है, ये इनका सामान्य परिचय है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको लिखनी है कि जो आर्य सभ्यता है या कहीं सभ्यता, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता। दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता की विशेषताएं क्या होती, क्या लक्षण होते हैं? आर्य कहीं सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। अब मुझे आप बताइए, जो ग्रामीण सभ्यता है उस ग्रामीण सभ्यता के क्या लक्षण होंगे, आप बताइए। हमने पहले लेक्चरों में देखा था कि जो शहरी सभ्यता होती है, जो शहरी सभ्यता होती है वो काय पे आधारित होती है, वो व्यापार पे आधारित होती है, व्यापार पे आधारित होती है और व्यवसाय पे आधारित होती है, व्यवसाय पे आधारित होती है। जबकि और यहाँ क्या होता है, यहाँ जो जीवन होता है, जीवन स्तर अच्छा होता है, जीवन स्तर उत्तम होता है शहरी सभ्यता में। लेकिन ग्रामीण सभ्यता की बात करें तो ये कृषि पे आधारित होगी, मुख्यतः क्या पे, कृषि पे आधारित होगी और पशुपालन पे आधारित होगी। यहाँ का जीवन स्तर कैसा होगा, लगभग निम्न होगा। ये जो सुविधाएं होंगी वो लगभग ना मिल पाएंगी या बहुत न्यूनतम मिल पाएंगी। तो ये जो ग्रामीण सभ्यता की विशेषताएं होती हैं, ये ग्रामीण सभ्यता की विशेषताएं मान लो, या आप इनको बोलो क्या, लक्षण, लक्षण बोलो या विशेषताएं बोलो, एक ही बात है। तो ये होती हैं ग्रामीण सभ्यता की विशेषताएं। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, ग्रामीण सभ्यता और शहरी सभ्यता में क्या अंतर होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, जो अपन देखा कि ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा दोस्तों, इस जो आर्य सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी, इसके स्रोत कहाँ से मिलते, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती, ये भी हमें देखना पड़ेगा ना। जब हम इस सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना पड़ेगा, इसके स्रोत क्या है, इसकी जानकारी क्या स्रोत हैं। क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है 5 नंबर में भी और 3 नंबर में भी, कि जो हमारी आर्य सभ्यता है उसका सामान्य परिचय देते हुए इसके स्रोतों के बारे में बताइए। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आर्य सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि जो वेद हैं हमारे, चारों वेद, वो इसके बारे में बताते हैं, वेद। और क्या लिखेंगे, उपनिषद बताते हैं इसके बारे में, क्या उपनिषद बताते हैं। और क्या बताते हैं, अरण्यक बताते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अपनी आर्य सभ्यता के बारे में बताती हैं। और कुछ अभिलेख बताते हैं, जैसे ईरान का बोगजकाई अभिलेख, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोगजकाई अभिलेख, बोगजकाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बोगजकाई अभिलेख, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोगजकाई अभिलेख, ये दोस्तों, ये बोगजकाई अभिलेख जो है ये क्या कहता है, क्या बताता है ये जो बोगजकाई अभिलेख है, ये कहता है कि जो आर्य थे
उन आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? बोले ईरान और टर्की से होते हुए आर्य आए थे। कहाँ से? ईरान और टर्की से होते हुए आर्यों का आगमन हुआ था, ये बोगजकाई अभिलेख कहता है। इस प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं, जो एशिया माइनर अभिलेख भी बोल सकते हो, एशिया माइनर तुर्की में पाया जाता है इसलिए इसे बोलते हैं। एक काशी अभिलेख मिला था हमें, कहाँ से? ये लिखना ये चीज़ सब आपके स्रोत में। एक काशी अभिलेख ईरान से मिला था, तो इसमें भी हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये चीज़ें हमें आर्यों के बारे में जानकारी देती हैं। वेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, बोगजकाई अभिलेख एशिया माइनर तुर्की में मिलता है, काशी अभिलेख, इन चीज़ों से हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आर्य सभ्यता है, जो आपकी आर्य सभ्यता है, उसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक था, ये भी आपको जानना पड़ेगा ना। कि भाई आर्य ठीक है, आपने बोला कि रहते हैं, आए थे भारत में, बोले रहते थे भारत, बोले कहाँ रहते, ये भी आपको बताना पड़ेगा। सब जो 7 नदियाँ थी भारत में प्रमुख, मैं अभी सबके नाम बताऊँगा। जो 7 नदियों का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में आर्यों का निवास स्थान था। उस क्षेत्र को बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। क्या? सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं उस क्षेत्र को। आपसे पूछते हैं ये एग्ज़ाम में, सप्त सैंधव प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सप्त सैंधव प्रदेश यानी जो 7 नदियाँ थीं, उस 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र कहलाता है ये सप्त सैंधव प्रदेश। जो 7 नदियाँ थीं, उन 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र। उन 7 नदियों के नाम लिख लेते हैं, पर क्या नाम होगा? पहली अपनी झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज, सिंधु और आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी घग्गर नदी भी बोलते हैं। ये हो गई 7 आपकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7। तो आप जो आपके सप्त सैंधव प्रदेश था, वो इन 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र था, यानी झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज, सिंधु, सरस्वती, इन 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे। इसलिए इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा। और सप्त सैंधव प्रदेश में जो अपना यमुना तक का भाग था, यमुना तक का क्षेत्र आया, उसे कहा गया ब्रह्मवर्त। क्या? ब्रह्मवर्त। ये लिखना है ये चीज़ आपको, उसे कहा गया ब्रह्मवर्त, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ब्रह्मवर्त कहा गया। लेकिन जो गंगा यमुना तक का क्षेत्र था, गंगा से यमुना तक का, उसे कहा गया था आर्यवर्त। क्या? आर्यवर्त। ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो गई होगी यहाँ तक, कि आर्यवर्त किसे कहा और जो ब्रह्मवर्त है वो किसे कहा। तो हमने देखा कि आर्यवर्त जो गंगा तक का क्षेत्र था हमारा, अपने उत्तर प्रदेश तक, यमुना तक का दोआब था, यमुना तक का क्षेत्र था, उसे कहा गया ब्रह्मवर्त। लेकिन उसके नीचे, थोड़ा सा नीचे, गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, वहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? बोले आर्यवर्त कहा गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अब देख लेते हैं हम एक और चीज़ यहाँ इस टॉपिक को देखने से पहले, कि जो आर्य सभ्यता, आर्य लोग हैं, उनके आगमन का क्या सिद्धांत था, किस प्रकार लोग आए थे। तो इसके बारे में दोस्तों अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो देख लेते हैं, एक मैक्स मूलर का कथन था। मैक्स मूलर कहते हैं साहब, जो आर्य थे ये कहीं ना कहीं मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे आर्य, ये मैक्स मूलर कहते हैं। मैक्स मूलर कहते हैं कि साहब जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। हालांकि इसी बात की अपन को जानकारी कहाँ मिली है? बोगजकाई अभिलेख में। बोगजकाई अभिलेख, यहाँ से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जो आर्य लोग रहे होंगे वो कहीं ना कहीं ईरान और तुर्की से होते हुए आए होंगे। तो संभवतः इस मत का समर्थन अधिकता किया जाता है कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, ऐसा माना जाता है अधिकतर। आपने जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो तिलक जी कहते हैं, यहाँ लिख दूँ तिलक जी कहते हैं कि साहब जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे? बोले साहब वो आर्कटिक ध्रुव से आए थे, दक्षिणी ध्रुव से आए थे। ये तिलक जी कहते हैं कि जो आर्य थे वो कहाँ से? दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक ध्रुव से आए थे। ये इन्होंने कह दिया, ठीक है। और जो आर्य थे, बोले अपने जो दयानंद सरस्वती जी हैं, दयानंद सरस्वती जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब जो आर्य थे वो कहाँ से? तिब्बत से आए थे।
तिब्बत से आए थे। तो और अलग अलग विद्वान, बहुत सारे विद्वान बहुत प्रकार की बातें करते हैं। जैसे आप गाइल्स को देखें, एक विद्वान है गाइल्स, वो कहते हैं कि साहब जो आर्य थे वो हंगरी से आए थे। तो बहुत सारे विद्वान बहुत प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन आप उन सबको ध्यान नहीं देना। आप सिर्फ एक सिद्धांत मान लीजिए कि ये मैक्स मुलर का इनका जो मत है ये सबसे ज़्यादा मान्य है कि ये मध्य एशिया से आए थे। ये मत सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने देखा कि जो आर्य थे, इन आर्य सभ्यता का विकास किसने किया? कि आर्यों ने कर दिया, इसलिए से आर्य सभ्यता कहा गया। आर्य कहाँ से आए थे? कुछ लोग कहते हैं पूर्वी अफगानिस्तान से आए थे, भारतीय उत्तर पश्चिमी प्रांत है वहाँ से आए थे, पंजाब होते हुए आए थे। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये देख लिया हमने। इसके स्रोत कहाँ मिलेंगे आर्य सभ्यता के? तो वेदों में, उपनिषदों में, अरण्यकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, इस प्रकार इसके स्रोत मिलते हैं। अभिलेख मिलते हैं कुछ, काशी अभिलेख, बोगजकाई अभिलेख, इस प्रकार चीज़ें हमने देख ली। विस्तार देख लिया आर्य सभ्यता का। सबसे अंदर प्रदेश जिसमें यमुना तक का क्षेत्र अपना ब्रह्मवर्त कहलाया, देन गंगा यमुना तक का जो क्षेत्र है वो अपना आर्यवर्त कहलाया। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ आपने देख लिया कि आर्यों जो आगमन का सिद्धांत था वो क्या था, वो आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक। दोस्तों अपन जो आर्य सभ्यता का समय काल है कितना है अपना? 1500 BC से 600 BC तक, यानी लगभग 900 वर्ष का समय काल। 900 वर्ष का समय काल। इस 900 वर्ष के समय काल को ये दो भागों में तोड़ देते हैं कुछ विद्वान। कुछ कहते हैं साहब जो पहले के 500 वर्ष थे, 500 वर्ष थे, और आखिरी के कुछ 400 वर्ष थे। यानी पहले के जो 500 वर्ष थे उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बोले साहब ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से? ऋग्वेद से। इसलिए इसे क्या बोल दो? ऋग्वेदिक काल बोल दो। ऋग्वेदिक काल बोल दो। कहते हैं इसी काल में जो विश्वामित्र आपके ऋषि थे, विश्वामित्र, उन्होंने आर्यों की भलाई के लिए गायत्री मंत्र की रचना करी थी। क्या की? गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि जो 900 वर्ष का आर्य सभ्यता का समय काल है उसे अपन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से और जो वेद लिखे गए हैं उन वेदों के निर्माण काल की अवधि की दृष्टि से इसे दो भागों में बांट देते हैं। एक बोले साहब, एक को बोल दो प्रारंभिक 500 वर्षों को, जो 1500 BC से लेके 1000 BC तक चले, उन्हें बोल दो ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इस काल में ही ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। और बाद के 400 वर्षों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद बचते हैं उनसे, अरण्य ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, कुछ अभिलेख से। तो इसे बोल दिया अपन ने कौन सा? उत्तर वैदिक काल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अब चलते हैं अपन ऋग्वैदिक काल की ओर कि हमारा ऋग्वैदिक काल क्या है। दोस्तों यहाँ तक आप क्लियर है? दोस्तों देखिए, मैंने अभी बताया आपको जो ऋग्वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आप कहेंगे अभी बताया है आपने कि ऋग्वेद से मिलती है। बिल्कुल सही बताया है, ऋग्वेद से अपन इसकी जानकारी मिलती है। जब ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिल रही है तो इसीलिए तो इस काल को बोल दिया गया क्या कि ऋग्वैदिक काल है ये। इसीलिए इस काल को बोल दिया गया कि ऋग्वैदिक काल है। तो आपके इसके नामकरण की जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी कि ऋग्वैदिक काल का नाम क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा। ठीक है, अब थोड़ी सी ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। साहब जो ऋग्वेद है वो क्या था? साहब ऋग्वेद एक बहुत बड़ा ग्रंथ था जिसमें उस समय काल की जानकारी दी गई है और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो अपन थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ये फैक्ट आपसे प्री में पूछते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सबसे पवित्र नदी या सर्वोत्तम महत्व किसे दिया है? तो बोले सरस्वती नदी को दिया है। जैसे अपन ने क्या बोला है? घग्गर भी बोला है। ये पॉइंट आपको याद रखना, इसे घग्गर नदी भी बोला है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद है उसमें आर्य शब्द का उपयोग कितनी बार किया गया है? बोले साहब आर्य शब्द का उपयोग बोले 36 बार किया है। बिल्कुल सही, 36 बार किया है। ठीक है, जो ऋग्वेद का दोस्तों अपन इसके बात करें कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? मतलब ऋग्वेद में अध्याय समझ लो। ऋग्वेद का अगर अपन डिवीजन करें, उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांट दें तो कितने पार्टों में बांट सकते हैं ये बता रहा हूँ मैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल। ठीक है दोस्तों, ये मान लिया अपन ने। इन 10 मंडलों में दोस्तों
जो सबसे पुराना है वो देख लेते हैं अपन, सबसे पुराने कौन कौन से हैं और सबसे नए कौन कौन से हैं। सबसे पुराना देन सबसे नवीन, ये देख लेते हैं अपन। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। दूसरा कौन सा, दूसरा और जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है, और पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। ये सब अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सबसे पुराने मंडल कौन कौन से हैं तो आपको बताना है दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है, जबकि पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में एक और चीज़ का उल्लेख मिला है, हालांकि बहुत चीज़ों का उल्लेख मिला है, लेकिन अपन काम की चीज़ें पढ़ेंगे। ऋग्वेद में इंद्र देवता के बारे में कहा गया है कि आवासीय परिसर के विनाशक हैं। किसके बारे में? इंद्र को पहले तो इनका उपनाम दिया गया, दूसरा नाम दिया गया, इनको क्या कहा है? पुरंदर। क्या पुरंदर कहा गया है इंद्र को? ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इस पुरंदर का क्या मतलब है? बोले साहब आवासीय परिसर का विनाशक, ये इसका अर्थ होता है, आवासीय परिसर का विनाशक। ये चीज़ें अपन को ऋग्वेद में बताई गई हैं। आवासीय परिसर का विनाशक, ठीक है। और जो ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में जो अविवाहित महिलाएं होती थीं, जिनका विवाह नहीं होता था, उन्हें एक वर्ड दिया गया है। ये आपसे एक बार MPPSC में प्री में पूछा भी गया है। जो अविवाहित महिलाएं थीं, उन्हें आमज कहा गया है। क्या? आमज। ये प्री में पूछा भी गया है दोस्तों ये प्रश्न, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया ऋग्वैदिक काल की सामान्य जानकारी कि साहब ऋग्वैदिक काल का नामकरण कैसे हुआ, कि ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती मानी गई है। आर्य शब्दों का जो उपयोग है वो 36 बार हुआ है। बोले ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे पुराना मंडल कौन सा है? दूसरा और 7वां, और सबसे नवीन मंडल कौन सा है? पहला और 10वां, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन इंद्र को पुरंदर के रूप में वर्णित किया गया है, यानी जो पुरंदर हैं वो इंद्र हैं। और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? बोले साहब जो आवासीय परिसर है उस आवासीय परिसर का विनाशक कहा गया है इंद्र को, ठीक है। एक और चीज़ का उल्लेख मिला है कि जो अविवाहित महिलाएं हैं वो क्या होंगी? बोले उनको आमज कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। अब जो ऋग्वैदिक काल है दोस्तों, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। ऋग्वैदिक काल की हम प्रशासनिक या राजनीतिक स्थिति देख लेंगे कि क्या प्रशासनिक स्थिति बनती है ऋग्वैदिक काल की। प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ लेंगे? सामाजिक व्यवस्था पढ़ लेंगे कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, ये देख लेंगे कि साहब समाज में वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी, समाज में वर्ग का विभाजन था कि नहीं था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये देख लेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में देख लेंगे कि साहब भले ही ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सूत्र के, एक केंद्र के माध्यम से इसका नियंत्रण तो होता होगा। तो कैसे इसका नियंत्रण होता था, कैसे इसमें न्याय व्यवस्था संचालित थी, कैसे इसमें राजस्व की व्यवस्था थी, इन सब चीज़ों को हम प्रशासनिक व्यवस्था में देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे समाज कैसा था, और देख लेंगे ऋग्वैदिक काल में कि इसकी जो आर्थिक स्थिति थी, सब अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये भी देखना पड़ेगा ना हमें कि सब ऋग्वैदिक काल में जो जीविका उपार्जन का साधन था वो क्या था। क्या ये लोग कृषि करते थे या व्यापार करते थे, क्या करते थे वो देखेंगे। उद्योग शिल्प होते थे कि नहीं थे, और पशुपालन करते थे कि नहीं करते थे, साधन क्या थे, मुद्रा चलती थी कि नहीं चलती थी, वो देख लेंगे। और इनका धर्म देख लेंगे कि इनका धर्म कैसा था। तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि आर्य सभ्यता या ऋग्वैदिक काल का धर्म कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। इन टॉपिकों को अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जो आर्य सभ्यता थी हमारी, उस आर्य सभ्यता में ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। एक पेन चेंज कर लूँ दोस्तों। ऋग्वैदिक काल की बोले राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी दोस्तों। जो ऋग्वैदिक काल का समाज था आपको पता होगा वो कबीलों में बटा हुआ था। कैसे? कबीलों में। कबीला समझते हैं आप क्या होता है कबीला? यानी कुछ लोग हैं, लोगों का समूह
क्या कहलाया? कबीला कहलाया। लोगों का समूह, दैट्स कॉल्ड कबीला। जो कबीला था यानी बहुत सारे लोग एक जगह रह रहे हैं और उस लोगों के समूह को कह दिया कबीला। उस कबीला को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बोले एक मुखिया होता था। कौन? बोले मुखिया होगा एक, ठीक है। उस मुखिया को क्या कहा दोस्तों? उस मुखिया को कहा राजन या गोप। क्या? राजन या गोप। ये अपन इनका स्वरूप देख रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ विद्यमान थी। ये कबीला था, जिस कबीले को लोगों का समूह था, उस कबीले को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए एक मुखिया होता था। उस मुखिया को गोप कहा अथवा राजन कहा। ये एक पॉइंट आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी इसके अधीन ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। जो राजा था या गोप था, यहाँ राजतंत्रात्मक पद्धति विद्यमान थी। कैसी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। और जो राजा का पद था वो कैसा था? वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था, वंशानुगत था। लेकिन जो राजा था वो कैसा नहीं था? बोले वो निरंकुश नहीं था। राजा था वो निरंकुश नहीं था। यानी हमने देखा कि कबीला था। कबीला क्या हुआ? लोगों का समूह। तो उस लोगों के समूह को नियंत्रित करने के लिए, कबीला को नियंत्रित करने के लिए एक मुखिया था, जिस मुखिया को राजन या गोप कहा। राजा की जो व्यवस्था थी, जो पद्धति चल रही थी पूरी, वो राजतंत्रात्मक थी। लेकिन राजा का पद कैसा था? बोले वंशानुगत था। यानी राजा जो है आगे जाके राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। यानी ये व्यवस्था विद्यमान थी कि राजा का जो बेटा है वो राजा बनेगा। लेकिन राजा जो था वो क्या नहीं था? निरंकुश नहीं था। ये चीज़ आपको लिखनी है। राजा कैसा नहीं था? निरंकुश नहीं था, ठीक है। निरंकुश नहीं था, ये प्रथा विद्यमान थी। और क्या था? राजा का क्या काम होता था दोस्तों? ये जो कबीला के लोग थे, कबीले की रक्षा करता था। कबीले की क्या करता था? रक्षा करता था राजा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे समझ गए होंगे कि राजा के क्या काम रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। कि हमने देखा कि साहब एक लोगों का समूह था जो क्या करता था? उस समूह को विद्यमान जो कबीला था उसको नियंत्रित करने के लिए राजा होता था, जो क्या करता था? जो कहलाता था गोप या राजन कहलाता था। यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपकी चीज़ें। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रशासन के अंग क्या रहे होंगे, किन चीज़ों से प्रशासन चलता होगा। वर्तमान में अगर हम देखें कि सरकार के अंग क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? सरकार के अंग आप क्या बताएंगे? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही ना होंगे आपके सरकार के अंग। तो उस समय भी कुछ चीज़ें हुआ करती थी जिनको राजा के अंग बोलते थे। क्या? प्रशासन के अंग बोलते। 3 चीज़ें होती थी दोस्तों। एक होती थी आपकी सभा, बता रहा हूँ उनको अभी क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एक होती थी आपकी समिति, सभा, देन समिति, देन विदर्थ। दोस्तों आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो सभा थी ये किसकी? वरिष्ठ लोगों की सभा थी। वरिष्ठ लोगों की सभा थी ये। वरिष्ठ लोगों की सभा थी, ठीक है। यानी जो सभा थी वो कौन थी? वो वरिष्ठ लोगों की थी। इसमें वरिष्ठ लोग था, जो समाज के जो सम्मानीय लोग थे वो सभा में जाते थे। वर्तमान में भी आप देख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें जो भारत के श्रेष्ठ लोग होते हैं, सम्मानीय लोग होते हैं, उनको इन जगह भेजा जाता है। तो सेम व्यवस्था वहाँ थी कि जो समाज के सम्मानीय लोग होते थे वो सभाओं में जाते थे, ठीक है। अब आती समिति। समिति कौन थी? सब ये समिति जो सामान्य लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती थी। आप वर्तमान में भी देख लीजिए, गणेश उत्सव समिति, बेरोजगार लोगों की संस्था, आम लोगों की संस्था, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। बहुत आप गली गली में जाते होंगे, बैनर मिलते होंगे आपको, ये उत्सव समिति, वो उत्सव समिति। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ भी विद्यमान थी। तो ये आम लोगों की संस्था थी, सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती थी, आम जनता का। और जो ठीक है ये करती थी। इसका काम क्या था समिति का? जो राजा था उस राजा के निर्वाचन में सहायता करती थी ये, ठीक है। ये प्रक्रिया अपन ने देख ली। राजा के निर्वाचन के लिए कहीं ना कहीं उतार के उसका पद जो था वंशानुगत, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ प्रक्रियाएं रही थी उस टाइम पे, तो उनको ही संचालित करती थी समिति। विदर्थ क्या था?
दोस्तों अगर आपसे एक प्रश्न बनता है प्री में कि भारत की सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो वो विदर्भ थी। सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था भारत की विदर्भ राजनीतिक संस्था, भारत की सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था क्या थी, विदर्भ थी। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, ये काम क्या करती थी विदर्भ, जो सैन्य कार्य थे उन सैन्य कार्यों को और जो असैन्य कार्य थे उन असैन्य कार्यों को संचालित करती थी। असैन्य कार्यों क्या करती थी, संचालन करती थी। तो इस प्रकार की चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अपन अब देख लेते हैं दोस्तों प्रशासन की इकाई क्या थी। जैसे वर्तमान में अपना प्रशासन कैसा बटा हुआ है, बता रहा हूँ एक मिनट दोस्तों। प्रशासन की इकाई क्या रही होगी, क्या इकाई रही, वर्तमान में अपन देखते हैं कि प्रशासन कैसा बटा है। गांव, तहसील, देन जिला, संभाग, देन स्टेट राज्य, और फिर एक संघ आ जाता है आपका। तो वर्तमान में ये वाली प्रक्रिया प्रचलित है। तो ये पूछ रहा है कि उस समय यानी ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ विद्यमान थी, तो ये हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले जो प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी होती थी वो होती थी कुल। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल, जिसका मुखिया कौन होता था, कुलप। आप कुल को लाइक परिवार से ले सकते हो, एक फैमिली, एक वंश के, एक गोत्र के लोग, एक फैमिली, ये हो जाती है कुल। इसके बाद जो दूसरी प्रशासनिक इकाई आती है दोस्तों, इसके मुखिया को आप ले सकते हो कुलप। कुल के बाद आती है अपनी क्या, ग्राम। ग्राम का जो मुखिया था आप उसे बोल सकते हो ग्रामीणी। यानी जो एक कुल क्या होती है, एक परिवार होती है, एक फैमिली होती है। तो एक बहुत सारी फैमिली मिला के गाँव बनाती हैं, बहुत सारी फैमिली मिला के गाँव बनाया, ठीक है। गाँव का मुखिया कौन होगा, ग्रामीणी। और बहुत सारे ग्राम मिला के एक विश्व बनाते हैं, क्या, विश्व। लाइक इसको आप वर्तमान के तहसील से कनेक्ट कर सकते हो, वर्तमान के तहसील से कंपेयर कर सकते हो। विश्व, जिसका मुखिया होता था विश्वपति। कौन, विश्वपति। ये तो हमने देखा कि बहुत सारे कुलों ने मिलकर ग्राम बनाया, बहुत सारे ग्रामों ने मिलकर विश्व बनाया, और जो बहुत सारे विश्व हैं वो मिलकर बनाते हैं क्या, जन। जो उस समय सबसे बड़ी इकाई थी, जिसके प्रधान को कहा गया क्या, राजन या गोप। राजन या गोप कहा गया, ठीक है दोस्तों। यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाया। देन उसके बाद बहुत सारे कुलों ने मिलके ग्राम बनाया, ग्राम का प्रमुख कौन, ग्रामीण कहलाया। देन बहुत सारे ग्रामों ने मिलके विश्व बनाया, उसका प्रमुख विश्वपति। देन बहुत सारे विश्वों ने मिलके जन बनाया, जिसका नाम राजन, प्रमुख राजन या गोप हुआ। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अपन देख लेते हैं न्याय के लिए यहाँ क्या व्यवस्था थी। न्याय के लिए क्या व्यवस्था थी दोस्तों, आपको पता होगा जो न्याय के लिए जो पुरोहित था, अभी बताऊंगा मैं पुरोहित क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था में बताऊंगा। जो पुरोहित था वो राजा की सहायता करता था, काय में, न्याय में राजा की सहायता करता था। कौन, पुरोहित। ये चीज़ हमने देखी कि साहब जो न्याय में राजा की सहायता कौन करता था, बोले पुरोहित महोदय राजा की सहायता करते थे न्याय में, ठीक है। राजस्व के लिए क्या व्यवस्था थी, ये भी आपको देखना पड़ेगा ना दोस्तों। राजस्व के लिए जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो बलि नामक जो कर था, बलि कर राजा को देती थी। लेकिन जो बलि, आपको याद रखना है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, अक्सर ऐसा ही फैक्ट बनता है कि जो बलि कर था वो स्वैच्छिक था। कैसा था, स्वैच्छिक कर था। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट, क्योंकि साहब ये लोग ये मानते थे कि जो राजा है वो प्रजा की भलाई के लिए काम कर रहा है, कैसा, प्रजा की भलाई के लिए। तो उसके परिवार के जीविका उपार्जन के लिए, उसके परिवार की जीविका उपार्जन के लिए भी उसे कुछ धन की आवश्यकता है। तो जो लोग अपनी मर्जी से जो धन देते थे उसे बलि कहा गया। आप याद रखेंगे ये जो बलि कर है ये आगे जाके उत्तर वैदिक काल में आवश्यक बन जाता है, अनिवार्य बन जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में यहाँ ये क्या है, स्वैच्छिक कर है। तुमने न्याय व्यवस्था देख ली, राजस्व व्यवस्था देख ली, और क्या देखते हैं,
और देख लेते हैं इनकी दोस्तों सैन्य व्यवस्था, कि सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की रही। दोस्तों स्थायी सेना नहीं थी यहाँ पे, स्थायी सेना नहीं थी, ये आपको याद रखना है, स्थायी सेना नहीं थी। और दोस्तों एक पॉइंट और देख ले रहे हैं अपन यहाँ पे कि गुप्तचर क्या था, गुप्तचर के लिए क्या व्यवस्था कर रखी थी ऋग्वैदिक लोगों ने। तो यहाँ स्पर्श अधिकारी होता था एक गुप्तचर व्यवस्था के लिए, क्या स्पर्श अधिकारी। सोचो उस समय भी गुप्तचर के लिए व्यवस्था थी, एक स्पर्श नामक अधिकारी होता था जो ऋग्वैदिक काल में गुप्तचरों के लिए काम करता था। तो ये चीज़ हमने देख ली है आराम से, राजनीतिक व्यवस्था आपकी आराम से 11 नंबर के लिए आप इस पर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी दोस्तों अब देखते हैं जो ऋग्वैदिक काल है उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है। दोस्तों ये प्रश्न अगर आपसे 6 नंबर के लिए 11 नंबर के लिए है, आप क्या लिखेंगे? तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? बोले ऋग्वेद से। बिल्कुल सही, यही लिखना है आपको कि ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। बेसिक सामान्य परिचय में ये पॉइंट लिख सकते हैं आप कि ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। अच्छा अब बताइए सामाजिक व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे अपन कि साहब ये समाज में लोग कैसे रहते थे, लोग रहते कैसे थे ये देखना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी ये देखना पड़ेगा। वर्ग में विभाजन था कि नहीं था ये देखना पड़ेगा। महिलाओं की दशा क्या थी ये देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ये देखेंगे बिल्कुल। उन सभी पॉइंट पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक एक पॉइंट, क्या महिलाएं रही थीं, समाज कैसे विभाजित था, इन सब पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे जो परिवार था समाज में, उस परिवार की क्या भूमिका थी। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कुल इसमें परिवार की क्या भूमिका थी। दोस्तों आपको पता होगा परिवार क्या था, समाज का आधार था। क्या था? समाज का आधार था परिवार, समाज का आधार था। और कैसा था परिवार? समाज का आधार था और पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक था परिवार। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं, वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी वो जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। कैसी? कर्म आधारित। ये पॉइंट लिखना है आपको कि जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। ठीक है, हमने परिवार देख लिया, परिवार की क्या व्यवस्था थी। अब देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो वो कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। ठीक है दोस्तों, हालांकि जो ऋग्वेद, हालांकि उल्लेख कहाँ मिलता है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल, मंडल बताया था क्या था 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में इसकी उल्लेख मिलता है वर्ण व्यवस्था का। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख हमें मिल जाता है कि क्या उल्लेख रहा था वर्ण व्यवस्था का। हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था क्या उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जो आपका ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें इसका उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, पुरुष सूक्त आप बोल सकते हैं। इस सूक्त का क्या मतलब है, तो आप लाइक श्लोक से आप इसका मतलब ले सकते हो। तो पुरुष सूक्त के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और उसमें कहा है जन्म व्यवस्था है वो कैसी होगी, कर्म आधारित होगी, यानी जन्म के आधार पर यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। अब देख लेते हैं वर्ग विभाजन कैसा था। जो वर्ग था विभाजन, वो वर्ग हमने देखा वर्ण व्यवस्था वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था विभाजित थी। लेकिन कर्म के आधार पर जो लड़ रहा है वो योद्धा होगा, वो क्षत्रिय होगा, जो ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण होगा, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो वो। ये चीज़ वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन वर्ग व्यवस्था देख लेते हैं, वर्ग का विभाजन किस प्रकार था। तो यहाँ हमें उल्लेख मिलता है कि वर्ग था वो 3 वर्गों में विभाजित था। कैसा? बोले साहब एक विद्वान होगा जो ज्ञान देगा, एक योद्धा होगा जो युद्ध करेगा रक्षा के लिए, और एक होगा कौन, सामान्य जनता, जन सामान्य। इस प्रकार का हमें वर्ग विभाजन दिखाई पड़ता है ऋग्वैदिक काल में। ये चीज़ हमने देख ली दोस्तों। अब देख लेते हैं स्त्रियों की दशा, कि महिलाओं की क्या दशा रही होगी। स्त्रियों की दशा दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में भी बताया था, जो महिलाओं की दशा थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो चल के आते हैं, जैसे ही हम नीचे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उसी प्रकार महिलाओं की दशाओं में गिरावट होनी शुरू हो जाती है। हालांकि यहाँ दशा बहुत अच्छी थी, आप लिख सकते हो कि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। कैसी? सम्मानजनक थी।
महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उनको काय का वेदों का अध्ययन करने का, उपनयन संस्कार का, वेदों का और अध्ययन का और उपनयन संस्कार और जो यज्ञोपवित्र होती है, यज्ञोपवित्र, उसको धारण करने का अधिकार था। ये चीज़ें थी। जो महिलाओं की दशा थी वो सम्मानजनक थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की तुलना में, अपन यहाँ लिख दे रहे हैं एक पॉइंट और, हड़प्पा की तुलना में जो स्थिति थी वो गिर गई थी। हड़प्पा में बहुत अच्छी स्थिति थी वो, लेकिन यहाँ आके वो गिर गई थी। और जैसे ही आप ऋग्वैदिक काल से नीचे जाओगे, उत्तर वैदिक काल में जाओगे, देन 6वीं शताब्दी में जाओगे, गुप्तास में जाओगे, मौर्यास में जाओगे, वैसे वैसे इनकी स्थिति जो है वो गिरती जाती है महिलाओं की। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये चीज़ें इनको प्राप्त नहीं, यज्ञोपवित्र का अधिकार करने का धारण था, ये चीज़ें थी। और क्या था दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों आपको पता होगा कि जो इसी में पढ़ रहे हैं अपन पॉइंट, विधवा विवाह यहाँ प्रचलित थे। जो महिलाएं जो इनके पति की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, वो महिलाएं विधवा विवाह कर सकती हैं, लेकिन यहाँ बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। तभी तो स्थिति अच्छी थी। विधवा विवाह मतलब एक महिला की स्थिति को कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास हो रहा है, और बाल विवाह मतलब बाल विवाह रोक के फिर भी उसकी स्थिति को उठाने का प्रयास हो रहा है। तभी तो यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ये समझना है आपको, बाल विवाह प्रतिबंध था, बाल विवाह प्रतिबंध। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना होगा, जो बहुपति प्रथा थी, बहुपति प्रथा वो यहाँ प्रचलित थी। ये पॉइंट आप याद रखिए, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ महिलाओं की दशा भी आप अच्छे समझ गए होंगे। परिवार देखा हमने, वर्ण व्यवस्था देखी, देन वर्ग व्यवस्था देखी, या वर्ग विभाजन देखा, देन स्त्रियों की दशा देखी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ जो समाज था उसके रीति रिवाज क्या थे, किस प्रकार के रीति रिवाज समाज में विद्यमान थे, ये भी देखने पड़ेंगे ना हमको। तो रीति रिवाज में क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले वही देखेंगे कि साहब जो विवाह था उसे पवित्र संस्कार मानते थे लोग, विवाह को पवित्र संस्कार। ये देख ली हमने एक चीज़, पवित्र संस्कार मानते थे विवाह को। ठीक है, और क्या होता था यहाँ रीति रिवाज में दोस्तों, यहाँ अनुलोम विवाह प्रचलित थे। अनुलोम कैसे बता रहा हूँ अभी। अनुलोम विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह मतलब समान वर्ण में ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की लड़की शादी करती हैं, तो ये चीज़ अनुलोम विवाह है। और हालांकि इसका कुछ लोग ऐसे अर्थ में सेंस निकालते हैं कि ब्राह्मण का लड़का या क्षत्रिय का लड़का किसी शूद्र या वैश्य की लड़की से शादी करता है, तो ये विवाह तो वहाँ प्रचलित था, इसे बोलते हैं अनुलोम विवाह। और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है कि ब्राह्मण की लड़की या क्षत्रिय की लड़की किसी शूद्र या वैश्य के लड़के से शादी करती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ प्रचलित नहीं थी। तो अनुलोम विवाह प्रचलित था। ठीक है, और जो प्रतिलोम विवाह था वो वर्जित था। प्रतिलोम विवाह क्या था, वर्जित था। प्रतिलोम विवाह क्या था, वर्जित था। ये चीजें आप देख रहे होंगे। अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह को एक बार और बताया जा रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो लड़का था वो वैश्य या शूद्र की लड़की से विवाह करता है, तो ये चीज़ तो समाज को स्वीकार थी, जैसे अनुलोम विवाह कहा गया है। लेकिन ब्राह्मण या क्षत्रिय की लड़की किसी वैश्य या शूद्र के लड़के से विवाह करती है, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा गया है, जबकि ये पूर्णतः क्या था, वर्जित था। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देन यहाँ से एक और पॉइंट बनता है हमारा, दास प्रथा कैसी थी यहाँ पे। दास प्रथा बोले, यहाँ दास प्रथा तो थी लेकिन कठोर नहीं थी। पारिवारिक सदस्यों के साथ जैसा व्यवहार होता था दासों के साथ, हम देखेंगे ये व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जाके और कठोर हो जाती है। उधर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाके दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे वहाँ द्वितीय नगरीकरण आता है, कृषि में उन्नति होती है। क्यों हो रही है उन्नति कृषि में? इसका एक कारण ये भी था कि दासों को कृषि कार्य में लगाया जा रहा था। तो यहाँ आपकी सामाजिक स्थिति कंप्लीट हो जाती है ऋग्वैदिक काल की। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब चलते हैं अपने टॉपिक की आर्थिक स्थिति की ओर, कि समाज की जो आर्थिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, समाज में किन किन जो मतलब माध्यमों से
जीवन चल रहा था लोगों का, जीविकोपार्जन का साधन क्या था, वो चीज़ देखनी पड़ेगी ना हमें। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि की, क्योंकि कृषि वर्तमान में भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। कृषि के बिना किसी देश की अर्थव्यवस्था लगभग मुश्किल होती है। कई देश हैं जो कृषि के बिना चल रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश के लिए मुश्किल है। कृषि कैसी थी दोस्तों, आपको पता होगा, ये कबीलाई लोग थे, लगभग खानाबदोश की तरह रहते थे, भटकते रहते थे। तो आप बताइए कृषि क्या भटकते लोगों के साथ हो सकती है, खानाबदोश लोगों के साथ हो सकती है? नहीं। तो कृषि इनका मुख्य पेशा नहीं था, हालांकि बहुत मेजर चीज़ थी यहाँ भी, तो लेकिन कृषि थी वो उनका दूसरा पेशा था। क्या था? दूसरा पेशा था। कृषि क्या था? दूसरा पेशा था, मुख्य पेशा नहीं था। ठीक है, जो ऋग्वेद है अपना, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के लिए 3 शब्द यूज किए गए हैं। काय में? चौथे मंडल में कृषि के लिए 3 शब्द उपयोग किए गए हैं। कौन कौन से? बोले साहब, उर्द, संपत्ति और धान्य। ये 3 शब्द कृषि के लिए ऋग्वेद के चौथे मंडल में उपयोग किए गए हैं। कौन कौन से? उर्द, संपत्ति, धन, धान्य, ये 3 शब्द। तो यहाँ आपको लिखना है, कृषि में 2 पॉइंट लिखने हैं। कृषि इनका मुख्य पेशा नहीं था, दूसरा पेशा थी। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया गया है, उर्द, धान्य, धन, संपत्ति। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो आपका पशुपालन है, पशुपालन की किस प्रकार प्रक्रिया रही होगी, पशुपालन किस प्रकार होता होगा। आप समझ रहे होंगे, जो खानाबदोश लोग थे तो वो पशुओं को लेकर ही तो घूमते थे। यहाँ से पशु चराए, कुछ दिन अपन को वहाँ हरियाली मिली, वहाँ पशुओं को चराया, देन वहाँ हरियाली समाप्त हो गई, देन दूसरी जगह पे विस्थापित हो गए। तो ये इनका प्रमुख पेशा था। तो हम लिख सकते हैं कि जो पशुपालन था वो इनका प्रमुख या मुख्य पेशा था, प्रमुख पेशा था। ठीक है, ये चीज़ लिख लेंगे। और हम लिख लेंगे किन किन जो जीव थे, पशु थे, उनका ये लोग पालन करते थे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भेड़, बकरी, गाय, भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, इनका महत्व ज़्यादा था। क्या था? इनका महत्व ज़्यादा था। ये चीज़ लिखेंगे हम, इनका महत्व क्या था? ज़्यादा था। और आप यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर देंगे कि जो गाय थी वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। गाय क्या थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, जिसे ऋग्वेद में अधन्या कहा गया है। क्या? अधन्या, अधन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता था ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। दोस्तों आप देख सकते हैं जो गाय थी इस समय पे, यहाँ पे गाय आप देखेंगे आर्य सभ्यता में गाय करेंसी का काम करती है, मुद्रा के रूप में काम करती है। लाइक मुझे चावल चाहिए, आपके पास चावल हैं, मेरे पास गाय है, मेरे से गाय ले लो, आप मुझे चावल दे दो। तो कहीं ना कहीं गाय इसका काम करती थी, करेंसी का, ना मारने योग्य, से मारा नहीं जा सकता, एक धन के रूप में प्रचलित थी गाय। तो यहाँ पशुपालन, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप लिख सकते हो गाय का महत्व सबसे ज़्यादा था, और ये जिसे ऋग्वेद में अधन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है ना मारने योग्य। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। दोस्तों अब देखते हैं हम व्यापार और वाणिज्य को, कि आर्य जो सभ्यता थी उसकी ऋग्वैदिक काल में व्यापार किस प्रकार का था, उसके बारे में देख लेते हैं। व्यापार वाणिज्य दोस्तों आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा कि साहब ये स्थायी तो रहते नहीं थे, पशुपालन करते थे, तो व्यापार कैसा होगा। सब व्यापार उन्नत नहीं था, सीधी बात है। और ये ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यताओं में व्यापार उन्नत होता है, ये व्यापार उन्नत नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे आप? सीमित मात्रा में आंतरिक व्यापार होता था आपस में, देश से बाहर कभी नहीं हुआ। जो हमारा क्षेत्र था उस क्षेत्र से बाहर कभी नहीं गया। सबसे अंदर प्रदेश से बाहर व्यापार के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। सीमित मात्रा में क्या नहीं होता? सीमित मात्रा में मात्र आंतरिक व्यापार होता है, आंतरिक व्यापार। हालांकि अपन जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ जाके ये सीमित मात्रा में बाह्य व्यापार होने लगता है, सीमित मात्रा में आंतरिक व्यापार। तो व्यापार वाणिज्य की स्थिति देख लिया आपने, किस प्रकार व्यापार होता था। ठीक है, यहाँ अपन को बाह्य व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते हैं, ये आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों यातायात के साधन कि किस प्रकार का यहाँ यातायात होता होगा। स्थल के साधन के रूप में दोस्तों, स्थल के रूप में इक्का गाड़ी, एक
एक यंत्र बनाया था इन लोगों ने, जो अपन को सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी, इनका प्रयोग वो लोग यातायात के साधन के रूप में करते थे। इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी यातायात के साधन के रूप में इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी का उपयोग ये लोग करते थे। दोस्तों अब देख लेते हैं अपन कि इनकी वस्तु विनिमय प्रणाली या क्या यहाँ प्रचलित थी। बिल्कुल रही हुई, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ मुद्रा का जब प्रचलन नहीं हुआ था तो वस्तु विनिमय प्रणाली सशक्त रूप में चल रही होगी। बिल्कुल सही बात है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली सशक्त रूप में इस समय पर चल रही थी, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसी थी? प्रचलन में थी। क्यों प्रचलन में थी? क्योंकि मुद्रा का यहाँ प्रचलन नहीं हुआ था ना, प्रचलन में थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी क्योंकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, अब मुद्रा का पॉइंट अलग से बना सकते हो। मुद्रा बोले चलती थी कि नहीं थी, बोले प्रचलन नहीं था, ये लिख सकते हो आप अलग से। हालांकि कई जगह पे अपन को अपवाद लिख दो, अपवाद करके, कि हमें कई जगह पे निष्क, क्या निष्क और शतमान, कई जगह पे निष्क और शतमान मुद्रा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब एक दो जगह हैं जहाँ से हमें निष्क और शतमान जैसी मुद्राएं मिली हैं, जो सिंधु घाटी देश की ऋग्वैदिक कालीन की रही हैं। यहाँ से आपका ये पॉइंट दोस्तों लगभग कंप्लीट हो जाता है। उद्योग धंधे के बारे में आप लिख सकते हो, क्या उद्योग धंधे रहे होंगे आपके, इनके कोई खास नहीं थे, छोटे मोटे लेवल पे चल रहे थे उद्योग धंधे। धातु थे, धातु और रसायन के उद्योग चलते थे, धंधे चलते, धातु और रसायन के। आप इनके बारे में इतना लिख सकते हो, काफ़ी है। धातु और रसायन के उपयोग में जो धंधे थे वो प्रचलन में थे। और क्या, आप माप तौल के पैमाना लिख सकते हो, कि जो माप तौल था, जो एक मानक था माप तौल का, वो क्या था, किस तरह लोग माप तौल करते थे। तो आप लिख सकते हो, ये माप तौल के लिए कृष्णल का उपयोग करते थे, कृष्णल का। ये आपको उत्तर वैदिक काल में भी ये सेम ही रहेगा, कृष्णल का उपयोग करते थे ये माप तौल के लिए। तो यहाँ आपकी दोस्तों अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अर्थव्यवस्था अच्छे समझ में आई होगी। 6 नंबर में लिखने के साथ आप इसे 11 नंबर में भी कम्प्लीटली लिख सकते हो। अच्छे से आप पढ़ना, एक बार समझ में ना आए 2 बार कर लेना दोस्तों। दोस्तों इनके धर्म और देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल था, उनका धर्म कैसा था। दोस्तों आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, वही सेम चीज़ में जब से बता रहा हूँ, क्या लिखोगे आप, कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, वो वही अपन को ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ये पॉइंट आपको लगभग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो आप। अब देखते हैं इनका जो धर्म था वो कैसा था, धर्म का स्वरूप क्या था। स्वरूप समझिए दोस्तों, स्वरूप क्या होता है। स्वरूप मतलब जो धर्म था वो क्या प्रकृतिवादी था या पुनर्जन्म आत्म परमात्मा की बात करता था। तो बिल्कुल इनका धर्म कैसा था, प्रकृतिवादी था, अलौकिकवादी था, लौकिक धर्म था। इसी ग्रह की बात करता था, लौकिक धर्म था। और कैसा, प्रकृतिवादी था, प्रकृतिवादी था, प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे। ठीक है, ये इनका धर्म का स्वरूप हो जाता है कि प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे, प्रकृतिवादी था। ये चीज़ लिख सकते हो। परलौकिक नहीं था, ये चीज़ ऐड करोगे आप इसमें। और क्या लिखोगे, देवी देवता किस प्रकार के थे, ये बताना है ना आपको, बताना पड़ेगा ये देवी देवता कैसे थे। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ बहुदेववाद का प्रचलन था। क्या था, बहुदेववाद का प्रचलन। मतलब सोम भी हैं, इंद्र भी हैं, वरुण भी हैं, अग्नि भी हैं, बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ प्रचलन था। तो आप लिखोगे कि बहुदेववाद का क्या था, प्रचलन था, बहुदेववाद का प्रचलन था। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो, क्या कि इंद्र जो थे वर्षा के देवता थे। कहे कि वर्षा के देवता थे इंद्र, वर्षा के देवता, जिन्हें ऋग्वेद में क्या पुरंदर कहा गया है। पुरंदर आप ये भी लिखोगे, पुरंदर, जिसका मतलब क्या होता है, आवासीय परिसर का विनाशक, आवासीय परिसर का विनाशक। ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर दोगे, आवासीय परिसर का विनाशक, ये चीज़ आप लिख दोगे। वरुण थे एक, वरुण क्या थे साहब, वरुण जो थे पूरे नैतिकता के देवता थे। व्यक्ति में नैतिकता कैसे आए, वो वरुण देव से सीखी जाती है। यानी यदि किसी व्यक्ति को नैतिकता चाहिए तो वरुण देव की आराधना करे, नैतिकता के देवता।
इस प्रकार देवता थे। और अग्नि, बोले अग्नि कैसे एक देवता थे अग्नि। बोले साहब जिस प्रकार एक गुरु भक्त को ईश्वर से मिला देता है, उसी प्रकार अग्नि मानव को ईश्वर से जोड़ देती है। यानी ये मान लो ये मानव है, ये यहाँ ईश्वर है, तो मान लो यहाँ अग्नि है, तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, सेतु का काम कर रही है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ इस प्रकार की धर्म व्यवस्था थी। ये जो अग्नि थी ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ का काम करती थी। मध्यस्थ, आप ये लिख सकते हो कि अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थ का काम करती थी। ये चीज़ें हमने देख ली। बोले स्थान, यहाँ पे एक व्यवस्था और प्रचलित थी कि स्थान के आधार पे देवताओं का वर्गीकरण था। कैसा? स्थान के आधार पे। बोले 3 स्थान बना लिए इन्होंने, इन 3 स्थानों के बारे में इनको जानकारी थी, उन्हीं के हिसाब से उन्होंने देवताओं को बांट दिया। कैसे बांट दिया बता रहा हूँ आपको। 3 स्थान के आधार पर उन्होंने देवताओं को बांट दिया। बोले साहब एक पृथ्वी के देवता होंगे अलग, पृथ्वी के अलग होंगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले फिर आकाश के अलग होंगे, और फिर अंतरिक्ष के अलग होंगे। पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष, इन तीनों के देवता अलग अलग होंगे। अच्छा, बोले हाँ। बोले पृथ्वी के देवता कौन होंगे? बोले वही अपने अग्नि होंगे एक तो, जो ईश्वर और मानव के बीच क्या है, मध्यस्थ हैं। और उषा होंगे एक देवता, और कौन होंगे? बोले सोम होंगे। बोले ये जो 3 देवता हैं वो कहाँ के होंगे? बोले पृथ्वी के होंगे। कौन कौन? अग्नि, उषा, देन सोम। बोले आकाश के देवता कौन कौन होंगे? बोले आकाश के, बोले हाँ। बोले आकाश के सूर्य हो जाएंगे अपने, हमें जो हमें प्रकाश दे रहे हैं। वरुण हो जाएंगे, जो कौन? नैतिकता के देवता हैं। ठीक है, और विष्णु को मान लो आप, मित्र को मान लो। इस प्रकार के देवता हैं, बोले वो आकाश के देवता हो जाएंगे। अंतरिक्ष के देवताओं में बोले इंद्र, जो सबसे महत्वपूर्ण थे, इंद्र ये हो जाएंगे। और आपके वायु हो जाएंगे, बोले ये हो जाएंगे आपके अंतरिक्ष के देवता, इंद्र, वायु, मारुत, वायु बोलो। ठीक है, आकाश के देवता सूर्य, वरुण, विष्णु, मित्र, ये हो जाएंगे। और आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इंद्र जो देवता थे, इंद्र देवता यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। क्या थे? बोले सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इंद्र देवता कहते थे सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको ख़त्म हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।